पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सातोरू अपनी मॉम के मर्डर वाले इवेंट को होने से रोकने के लिए वक्त में 18 साल पीछे चला जाता है। ये एपिसोड उसके आगे से शुरू होता है और हम सातोरू को देखते हैं जो अपने क्लासरूम में जाकर आज की तारीख देखता है। आज की तारीख थी 2 फरवरी 1988। सातोरू क्लासरूम के बाहर खड़े होकर बड़ी हैरानी के साथ बस अपने क्लासरूम को देखे ही जा रहा था। तभी सातोरू के क्लास टीचर क्लासरूम में आ जाते हैं जिनका नाम गाकू याशिरो था। वो सातोरू को अपनी बेंच पर बैठने के लिए कहते हैं। सातोरू अंदर तो आता है लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उसकी बेंच कौन सी है। अब जाहिर सी बात है किसी को अपनी 18 साल पुरानी बातें तो याद रहने वाली है नहीं, तो सातोरू जाकर किसी और की बेंच पर बैठने वाला था लेकिन एक लड़का उसे कहता है कि ये कायो की सीट है। एंड फिर सातोरू अपनी सीट पर जाने लगता है और याशिरो सभी बच्चों से कहता है आज मंडे है और हमेशा की तरह कायो आज भी लेट है। अब सातोरू अपनी बेंच पर चला जाता है और सोचने लगता है कि वो 18 साल पीछे ही क्यों आया। सातोरू इसके बारे में सोच कर बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है, इसीलिए वो अपना बैग उठाता है और वहां से निकलने लगता है। लेकिन उससे एक लड़का रोकते हुए पूछता है सातोरू क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो। सातोरू उसे कह देता है कि मेरा सिर दर्द कर रहा है तो मैं बस नर्स के पास जा रहा हूँ। लेकिन वो लड़का बड़ा होशियार था, वो सातोरू से पूछता है तो तुम स्कूल बैग लेकर क्यों जा रहे हो। इस लड़के को सब समझ आ जाता है कि सातोरू किसी बात से परेशान है, इसीलिए वो कहता है कि ठीक है तुम जाओ, मैं टीचर को तुम्हारे बारे में बता दूंगा। फिर सातोरू बिना वक्त जाया किए अपने घर की ओर निकल पड़ता है और वो बस यही सोचे जा रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्या ये रिवाइवल है, लेकिन 18 साल पीछे ही क्यों। जब वो स्कूल से बाहर निकलता है तो उसे भागते हुए एक लड़की देख लेती है जिसका नाम कायो हिनाजुकी था। कायो हमेशा मंडे को लेट ही आया करती है। वो सातोरू को घर जाते हुए देख लेती है। सातोरू अपने घर पहुंचता है लेकिन उसके घर में तो ताला लगा था। उसकी नजर फिर वहां रखे एक बॉक्स पर पड़ती है और उसे याद आ जाता है कि उसकी मॉम तो इस वक्त काम पर होंगी और उसकी मॉम चाबी वहीं डिब्बे के पीछे रख कर जाती थी, तो सातोरू को चाबी वहां मिल भी जाती है। फिर वो अपने घर के अंदर जाकर अपने घर को देखता है और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान खिल जाती है, क्योंकि ये सातोरू के बचपन का घर था और परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, अपने बचपन को याद करके सभी के चेहरे पर खुशी आ ही जाती है। सातोरू एक तसल्ली के साथ अपने घर और सामान को देखता है। फिर उसे फ्यूचर में उसकी मॉम की डेथ याद आ जाती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर शाम को साचिको यानी सातोरू की मॉम घर वापस आती हैं और सातोरू वहीं पर अपने खिलौने को देखते देखते ही सो गया था। सातोरू भी जागता है और अपनी माँ को दोबारा देखकर वो खुश हो जाता है। सातोरू की खुशी को मैं यहाँ शब्दों में बयां नहीं कर सकता, वो इतना ज़्यादा खुश था, मतलब क्या ही बताऊँ। फिर सातोरू की मॉम खाना बनाती हैं और दोनों मिलकर खाने बैठ जाते हैं। सातोरू की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो अपने मन में कह रहा होता है कि क्या ऐसे भी दिन हुआ करते थे। हाँ, पहले भी मेरे दिन ऐसे ही थे, लेकिन उस वक्त मैंने इनकी कीमत समझी ही नहीं। मैं ये समय खो चुका हूँ। ये सिर्फ एक रिवाइवल नहीं है, ये एक मौका है और चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे जाने नहीं दूंगा। फिर ये सीन यहीं कट हो जाता है एंड अगले सीन में हम देखते हैं कि सातोरू अपने स्कूल जा रहा था और सोच रहा था कि अगर ये एक रिवाइवल है तो ये एक इत्तेफाक नहीं है। मॉम को बचाने की शुरुआत यहीं से होती है, लेकिन यहीं से क्यों, यहाँ तो सब ठीक है। सातोरू ये सब सोचते हुए जा ही रहा था कि उसे उसका दोस्त ओसामू मिलता है और वो दोनों साथ में जाने लगते हैं। आगे चलकर सातोरू को कायो दिखती है और वो बस उसे देखे ही जा रहा था और ये बात ओसामू भी नोटिस करता है। सातोरू को कायो के बारे में बस इतना पता था कि वो अपनी मॉम के साथ रहती थी। क्लास में भी वो कायो को ही देख रहा था और उसे कायो के पैर पर एक चोट का निशान दिखता है। उसके बाद सातोरू अपने दोस्तों के साथ होता है और उसे अपने दोस्तों के बारे में थोड़ा थोड़ा याद आता है। हिरोमी, काजू, ओसामू और केन्या, ये सारे लोग हमेशा स्कूल में सातोरू के साथ रहा करते थे। इनमें केन्या सबसे ज़्यादा स्मार्ट था और अब सातोरू ये सब सोच ही रहा था कि केन्या उससे पूछता है क्या तुम कायो को पसंद करते हो, क्योंकि आज तुम बस उसे घूरे ही जा रहे थे। केन्या की इस बात में ओसामू उसका साथ देता है कि हाँ, आज सुबह भी ये बस कायो को ही घूरे जा रहा था। फिर काजू उठता है और कहने लगता है अगर ऐसा है तो सातोरू तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम हम सबसे एडवाइस मांग सकते हो। तो सातोरू तो पहले थोड़ा सा घबराया होता है लेकिन फिर बोलता है कि कायो थोड़ी सी मेरी तरह है। और ये सुनकर केन्या कुछ नहीं बोलता, लेकिन ओसामू कहता है कि वाह वाह क्या बात है। एंड हिरोमी बोलती है सातोरू में बहुत हिम्मत है। एंड काजू भी कहता है
तो फिर बस हो गया, मैं सब सेटिंग करता हूँ, तुम स्कूल के बाद उससे बात कर लेना। उसके बाद हमें स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है। सातोरू काइयो के पास जाता है और काइयो उसे देखकर कहती है, क्या तुम पागल हो? और आप क्या तुम पागल हो सुनने की आदत डाल लो, क्योंकि ये बहुत जगह सुनने को मिलने वाला है। सातोरू उसकी बात सुनकर कहता है, क्या तुम ऐसे ही बात करती हो? सातोरू यहाँ पर ये बात अपने मन में कहना चाहता था, लेकिन वो ये बात सच में कह देता है। सातोरू को लग रहा होता है कि ये काजू पागल कहीं का, उसने काइयो को पक्का ये कह दिया होगा कि मैं काइयो को पसंद करता हूँ। सातोरू काइयो से कहता है, देखो मैं बस तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, मतलब कि हम एक ही रास्ते से घर जाते हैं तो हम दोस्त बन सकते हैं। काइयो कहती है, तो तुम ये बात इतने लोगों में से मुझे ही क्यों बोल रहे हो? लेकिन रुको, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, मैं और तुम दोनों नकली हैं सातोरू। ये सुनकर सातोरू वाज लाइक कि ये लड़की आखिर क्या क्या रही है। फिर काइयो उसे पिछले दिन वाली बात बताती है कि मैंने तुम्हें कल जल्दी घर जाते हुए देखा था, क्या तुम्हें अपनी मॉम इतनी प्यारी है? काइयो को लग रहा होता है कि पिछले दिन सातोरू की मॉम को कुछ हुआ था, इसीलिए सातोरू इतनी जल्दी घर भाग कर गया था। सातोरू उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाता है और काइयो जाने लगती है। सातोरू उसे रोकते हुए कहता है, मैं बस तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तो काइयो उससे पूछती है कि तो तुम दोस्ती करना चाहते हो, क्या तुम मेरे लिए किसी का मर्डर कर सकते हो? ये कहकर काइयो जाने लगती है और सातोरू को फिर से उसके पैर पर वो चोट का निशान दिखता है। सातोरू काइयो की बात से बहुत हैरान होता है और बस सोच रहा था कि उसने आखिर ऐसा क्यों कहा। फिर सातोरू को समझ आ जाता है कि कुछ ही दिनों में काइयो का मर्डर होने वाला है, लेकिन इसके मर्डर से पहले भी इसके साथ कुछ तो बुरा हो रहा था। अगर मैं वो पता लगा लूं तो शायद मैं इसकी जान बचा सकता हूँ। और दूर से इन्हें कोई तो देख रहा था। उसके बाद हम सातोरू को देखते हैं जो काइयो की हम दोनों नकली हैं वाली बात के बारे में सोच रहा था। पहले सातोरू को लगता है कि काइयो को उसके बारे में सब कुछ मालूम पड़ गया है कि सातोरू एक 29 साल का आदमी है जो वक्त में 18 साल पीछे आया है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि नहीं, काइयो की बातों का ये मतलब नहीं था, उसे ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन एलिमेंट्री स्कूल में सातोरू ऐसा ही तो था, वो यूकी की बात मानकर सबसे घुलने मिलने की कोशिश करता था ताकि वो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रह सके। शायद उसकी बात का यही मतलब था कि मैं बस खुश रहने की एक्टिंग कर रहा हूँ। वो ये सब सोचते हुए काइयो को ही देख रहा था तो ओसामू चिल्लाता है कि देखो, ये फिर से काइयो को देख रहा है। उसके बाद सारे लोग सातोरू की लेने लगते हैं, मतलब खबर लेने लगते हैं कि जब ये दोनों अकेले थे तो इन्होंने कुछ बात किया या फिर नहीं। सातोरू हाँ कहता है कि हमने थोड़ी सी बात की, और ये सुनकर सारे लोग फिर से बड़ी बड़ी बचकानी बात करने लगते हैं कि तुमने उससे बात की, अब तुम्हारा चांस है वगैरह वगैरह। लेकिन केन्या अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही समझदार होता है और वो बाकी लोगों को शांत करवाते हुए कहता है कि हमें इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। फिर सातोरू आज की तारीख देखता है जो कि होता है 17 फरवरी और याद करने लगता है कि काइयो का मर्डर कब हुआ था। फिर वो अपने ग्रुप के साथ घर जाने लगता है और सातोरू को ये याद था कि 18 साल पहले उसका एक हाइड आउट हुआ करता था और वो लोग स्कूल के बाद हमेशा उस हाइड आउट में जाया करते थे। इसीलिए सातोरू सबसे कहता है कि क्या हम हाइड आउट चलें? लेकिन ओसामू कहता है, क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए? हमने फैसला किया था कि जब तक बर्फ गिर रही है हम अपने अड्डे मतलब कि हाइड आउट पर नहीं जाने वाले। ये सुनकर सातोरू को भी सब याद आता है और केन्या उसे बड़ी हैरानी के साथ देख रहा था। उसके बाद हम नीचे केन्या और सातोरू को बात करते हुए देखते हैं। केन्या भी उससे काइयो के बारे में ही बात करता है और सातोरू से कहता है, तुम्हें काइयो पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और वो सातोरू को स्कूल के बच्चों द्वारा लिखी गई ऐसे बुक को पढ़ने के लिए कहता है। उसके बाद सातोरू अपने घर पर उस ऐसे बुक को खोलता है और सीधे काइयो के ऐसे को पढ़ने लगता है, क्योंकि सातोरू को लग रहा था कि केन्या ने खास उसे काइयो के ऐसे को ही पढ़ने के लिए कहा था। काइयो ने अपने ऐसे में लिखा था, द टाउन विदाउट मी बाय काइयो हिनाजुकी। जब मैं इतनी बड़ी हो जाऊंगी कि मैं कहीं भी आ जा सकूं तो मैं बहुत दूर जाना चाहूंगी, एक ऐसी जगह जो बहुत दूर हो, एक ऐसी जगह जहां दूसरा कोई और ना हो, एक ऐसी जगह जहां दुख दर्द ना हो, एक ऐसी जगह जहां मेरे क्लासमेट्स, मेरी टीचर और मेरी मॉम ना हो, एक ऐसी जगह जहां मैं अपनी मर्जी से सारे काम कर सकूं। मैं उस जगह पर अपने शहर के बारे में सोचती हूँ जिसे मैंने छोड़ दिया है। बच्चे स्कूल जाते हैं जैसे कुछ ना बदला हो, बड़े लोग काम पर जाते हैं जैसे कुछ ना बदला हो, मॉम खाना खाती हैं जैसे कुछ ना बदला हो। जब मैं इस शहर को अपने बिना देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत दूर जाना चाहती हूँ।
ये पढ़ने के बाद सातोरू को ये कंफर्म हो जाता है कि काइयो किसी मुसीबत में है और ये बात केन्या भी जानता है। फिर उसकी मॉम घर आ जाती हैं और सातोरू उसके साथ खाना खाने लगता है। सातोरू कुछ सोचकर अपनी मॉम से कहता है, क्या मैं इस बार अपने बर्थडे पर अपने कुछ दोस्तों को घर बुला सकता हूँ? उसकी मॉम भी हाँ कह देती है। अब सातोरू को लगने लगता है कि काइयो का मर्डर और उसकी मॉम के मर्डर में कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है, इसीलिए उसे बस अब काइयो को अच्छे से जानना है और उसके मर्डर को रोकना है। इससे वो अपनी मॉम को भी बचा पाएगा। अगले दिन स्कूल खत्म होने के बाद सातोरू घर जाने की तैयारी करने लगता है और ओसामू देखता है कि काइयो अकेले ही जा रही है, तो वो सातोरू को कहता है कि वो जा रही है, तुम्हें जल्दी करना चाहिए। सातोरू कहता है वो मुझे रास्ते में मिल जाएगी और ये कहकर वो निकल पड़ता है। एंड उसे जाता देख हिरोमी कहती है, सातोरू में बहुत हिम्मत है। रास्ते में जाते हुए सातोरू सोच रहा होता है कि मुझे भागने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि काइयो कहाँ होगी। मुझे लगता है कि काइयो की मॉम उसे पीटा करती है, इसीलिए वो घर नहीं जाना चाहती और देर रात तक पार्क में रुकी रहती है। और मैं सोचा करता था कि वो अजीब है। सातोरू उस पार्क में देखता है कि काइयो वहीं थी और सातोरू उसके पास जाता है और काइयो सातोरू से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो सातोरू कहता है कि ये बात तो मुझे पूछनी चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैंने तो तुमसे कहा था कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, लेकिन मैं किसी का मर्डर नहीं कर सकता। तो काइयो कहती है, मैं मजाक कर रही थी, लेकिन तुम दिखावा कर रहे हो हंसने का, अच्छा बनने का, परेशान होने का। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है, लेकिन मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है सातोरू। ये सुनकर सातोरू कहता है, हाँ मैं दिखावा कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मेरे दोस्त बने, लोग मुझे पसंद करें। जब मैं खुद से पूछता हूँ कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ, तो जवाब मिलता है कि बस एक बार तुम लोगों को पसंद करना शुरू कर दो, सब आसान हो जाएगा। इस पर काइयो कहती है, जब मैं दिखावा करती हूँ तो लगता है कि सब कुछ सच हो जाएगा। उसकी ये बात सुनकर सातोरू को आयरी की याद आती है, क्योंकि काइयो की ये बात बहुत हद तक आयरी की उस बात से मेल खाती है कि हम किसी बात को बार बार कहें तो वो सच हो जाती है। फिर सातोरू सोचने लगता है कि अगर तुम किसी चीज को पाना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए कोशिश करनी होगी, सीखना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। क्या काइयो भी ऐसा ही सोचती है? अगर हाँ तो जरूर वो किसी मुसीबत से गुजर रही है। वो बस दिखावा कर रही है कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसे कुछ भी महसूस नहीं होता, लेकिन सिर्फ एक 10 साल की लड़की इतनी मजबूत नहीं हो सकती। सातोरू उसे एक बर्थडे इनविटेशन कार्ड देता है और उसे इनवाइट करते हुए कहता है, ये पहला इनविटेशन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये सुनकर काइयो को थोड़ा सा अच्छा लगता है और वो सातोरू से पूछती है कि तुम्हारे हाथ ठंडे नहीं है? सातोरू अपने हाथ दिखाते हुए कहता है, हाँ थोड़े से ठंडे तो हैं, मैंने अपने ग्लव्स कहीं खो दिए हैं। सातोरू कुछ और बोलता उससे पहले काइयो अपना हाथ उसके हाथ पर रख देती है और सातोरू की हालत आप देख ही सकते हो। वो अपने मन में कह रहा होता है कि अरे तुम 29 साल के हो, तुम्हें इतना अजीब क्यों लग रहा है, खुद को संभालो। फिर काइयो अपना हाथ हटाती है और कहती है, सातोरू अब बहुत हुआ। फिर सातोरू भी अपने होश में आता है और पागलों जैसी हरकत करने लगता है। उसे देखकर काइयो कहती है, क्या तुम पागल हो, लेकिन फिर भी तुमसे बात करके अच्छा लगता है सातोरू। और फिर सातोरू ये बात अपने मन में कहने वाला था, लेकिन वो जोर से कह देता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने तुमसे झूठ ना बोलने का फैसला किया है। ये सुनकर काइयो वहां से भाग जाती है और सातोरू सोचने लगता है उसके पास भी ग्लव्स नहीं है। ये वही जगह है जहां मैंने 18 साल पहले काइयो को आखिरी बार देखा था। उसकी बॉडी अगली सुबह बर्फ पिघलने के बाद मिली थी, लेकिन इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं काइयो को बचाऊंगा और भविष्य बदल दूंगा। और बस इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और लगा है तो लाइक कर देना, और एपिसोड 3 में क्या क्या होने वाला है उसके लिए इंतजार करो, सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।